कहानी हमारे मेन कैरेक्टर रियो के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो अपने मौत के बाद एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। इस लाइफ में उसको बस रिलैक्स करना था, उसे चिल करना था और एक लेट बैक लाइफ चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स है जिसका मुकाबला उसको अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए करना है। बट लकीली इस वर्ल्ड में मैजिकल पावर्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनमें से हमारे मेन कैरेक्टर के पास वाटर को कंट्रोल करने का एबिलिटी है। वीडियो को शुरू में हमें रियो को दिखाया जाता है जो अपने सराउंडिंग को चेकआउट करता है, वो अपने घर को चेकआउट करता है और वो बाहर निकल के इस नए दुनिया को देखता है और वो अपने हाथ की तरफ देखता है और अपना पहला स्पेल कास्ट करता है और वो है वाटर प्लीज कम फोर्थ। और इसी के साथ रियो के हाथ के ऊपर एक वाटर बॉल बनना चालू हो जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रियो अपने आप को एक हेवनली बॉडी के बीच में देखता है और तभी उसके सामने एक अननोन मैन अपीयर करता है और वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हारा नाम रियो है? जो सुन के रियो कहता है कि हाँ मेरा नाम रियो है। और फिर वो कहता है कि सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से तुम अपना जान खो बैठे हो। और ये सुन के रियो कहता है कि हाँ मुझे लास्ट कुछ ग्लिम्स याद है, लेकिन क्या तुम गॉड हो? जो सुन के वो बंदा कहता है कि नहीं मैं गॉड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर फेमिलियर टर्म्स में कहूँ तो तुम मुझे एक एंजल की तरह देख सकते हो। और ये सुनने के बाद रियो काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर रियो को पता चलता है कि उसे अभी एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया जाएगा। जो सुन के रियो उस एंजल से पूछता है कि मुझे इस नए जीवन में क्या करना होगा, लेकिन तभी वो एंजल कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई स्पेसिफिक मिशन या फिर एजेंडा नहीं है, तुम्हें अपना लाइफ को एकदम चिल और रिलैक्स तरीके से जीना है। बट एक प्रॉब्लम है और वो है कि इस वर्ल्ड में तुम्हें काफ़ी हाई लेवल तक का मॉन्स्टर्स दिखेंगे। बट लकीली ये जो वर्ल्ड है जिसका नाम है फी, यहाँ पे 20% ह्यूमन पॉपुलेशन को मैजिकल स्पेल कास्ट करना आता है और तुम्हारे एबिलिटीज को देख के तुम एक वाटर कंट्रोलर बन सकते हो। और उसके बाद वो एंजल बताता है कि तुमने एक स्लो लाइफ के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ रोंडो में रीइंकार्नेट करूंगा, जहां पे एक घर ऑलरेडी बना होगा जो मॉन्स्टर्स है उनके लिमिट से बाहर है। वहां पे मैं ऑलरेडी तुम्हें 2 महीने का फूड भी प्रेजेंट कर दूंगा और बाकी चीज़ फिर तुम्हें वहां से खुद ही नेविगेट करना होगा। लेकिन याद रखना, एक बार तुम इस बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे तो वहां पे तुम्हें खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर्स दिखेंगे जिनका सामना तुम्हें अपने मैजिकल पावर और एबिलिटी से करना होगा। हमें रियो को दिखाया जाता है जो अपने रूम में रखा एक किताब को देखता है जहां पे अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल में बताया गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। शुरुआत में वो बस अपने मैजिकल पावर को टेस्ट कर रहा था, जहां पे वो देखता है कि उसे कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अगर दिमाग में सोचे तब भी वो सेम अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर को कास्ट कर सकता है और एक वाटर का बॉल कास्ट कर सकता है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे नहाने के लिए जो बाथ टब था उस पर अपने हाथों से ही पानी भर देता है, लेकिन पानी अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था तो उसे अब इसको गर्म करना था, जिसकी वजह से वो बाहर जाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है और रियो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन तभी वो ऊपर चमकता सूरज को देखता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने सामने एक पानी के बकेट को फ्रीज करने की कोशिश करता है। वो अपने दिमाग में पूरी तरीके से कंसंट्रेट करता है और पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबको भी एक साथ और करीब लाता है, जिसकी वजह से जो पानी था उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है बर्फ का। फिर रियो उस आइस के लेयर को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है, जिसकी वजह से जो सन रेज थे वो कंसंट्रेट होकर एक जगह पे गिरता है और आग जला लेता है। जो रियो था वो तो काफी खुश था क्योंकि रात को उसे गर्म पानी में नहाने को मिल रहा था। तो पता चल गया था कि वो काफी कुछ कर सकता है और अभी वक्त आ गया है उसका ट्रेनिंग करने के लिए। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो खाना खा रहा था और मन ही मन सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है खाने का, कुछ दिन बाद मुझे इस बाउंड्री से बाहर जाना ही होगा शिकार करने के लिए और मैं ये चीज़ सिर्फ एक नाइफ से तो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो मुझे अपने मैजिकल पावर को यूज़ करना होगा अपने डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए। फिर रियो बाहर जाता है और अपने मैजिकल पावर को कास्ट करना चालू करता है। सबसे पहले वो वाटर बॉल फेंकता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वीक था। उसे खुशी तो था कि वो पावर को कास्ट कर पा रहा है, लेकिन उसे और ज़्यादा पावर ज़रूरत था एक सक्सेसफुल अटैक करने के लिए। और फिर वो एक वाटर बॉल के जगह एक वाटर जेट कास्ट करता है, लेकिन उसका पावर अभी इतना ज़्यादा कम था कि वो पूरी तरीके से ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि वो एंजल ने कहा था कि ये सारा चीज़ उसके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है और प्रैक्टिस के ऊपर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो जाता है और वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है और फाइनली उसका जो पावर था, जो
स्टैंडर्ड्स था वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और रात को वो नहाते वक्त अपने मैजिकल पावर से ही एक गर्म पानी बना लेता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही गर्म बना लेता है। बट एनीवेज हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अब अपने मैजिकल पावर से एक आइस को फॉर्म कर रहा था एटमॉस्फेयर में ही, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। रियो इस आइस लैंड्स को अपना मेन ऑफेंसिव आइस मैजिक बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो इस आइस को सामने की तरफ प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये आइस वहीं पे नीचे गिर जाता है। जो देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि रियो के पास अभी उतना पावर या फिर उतना कैपेबिलिटी था ही नहीं कि वो पानी की तरह इस आइस क्यूब को भी आगे प्रोजेक्ट कर पाए। बट उसे पता था कि प्रैक्टिस से ये सारा चीज़ परफेक्ट हो सकता है। वो अपना प्रैक्टिस को जारी रखता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। काफ़ी टाइम बीतता है और शाम तक आते आते वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि मानो उसका माना ही डिप्लीट हो गया था। बट एनीवेज फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो फिर से आग जलाने के लिए तरस रहा था और उसके बाद रियो फिर से अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है अगले दिन और धीरे धीरे उसका पावर बढ़ता ही रहता है और वो इंस्टेंटली जो आइस था उसको फॉर्म कर पा रहा था। भले ही वो अभी तक आगे की तरफ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि अब उसका पावर इनफ था कि वो इस बैरियर के बाहर जाके बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाए और अपने लिए थोड़ा खाना और बाकी की चीज़ ढूंढ पाए। और फिर वो इस बैरियर से बाहर निकलता है और इस नई दुनिया का लैंडस्केप देख के रियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी रिवर बैंक में उसको एक पत्थर भी मिल जाता है जिसके मदद से वो कभी भी आग जला सकता है। और फिर वो थोड़ा सा डिटॉक्सिफाइंग हर्ब कलेक्ट कर रहा था कि तभी उसे फील होता है कि मानो पीछे से उसको कोई घूर रहा है। और जैसे ही वो पीछे देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक जायंट वाइल्ड बोर था। जो देखते ही रियो काफी ज्यादा डर जाता है और अचानक से वो वाइल्ड बोर एकदम से तेजी के साथ उसके तरफ चार्ज करता है। रियो कंफ्यूज हो जाता है और वो एकदम से साइड में जंप करता है और वो जो वाइल्ड बोर था वो सामने एक पेड़ के साथ टकराता है और वो पेड़ ही टूट के गिर जाता है। रियो को पता था कि वो इस वाइल्ड बोर से भाग तो नहीं सकता, उसे कैसे भी करके इसका मुकाबला करना है। और तभी वो वाइल्ड बोर फिर से रियो की तरफ चार्ज करता है और रियो एकदम से अपने मैजिकल स्पेल को कास्ट करता है और जो ट्रैक था उसको आइस बना देता है, जिसकी वजह से वो वाइल्ड बोर एकदम से स्लिप करता है और रियो की तरफ स्लाइड होकर आगे आ रहा था। रियो इंस्टेंटली आइस स्पाइक्स बना देता है उस ट्रैक के एंड पे, जो सीधा उस वाइल्ड बोर के अंदर घुस जाता है और वो वाइल्ड बोर वहीं पे खत्म हो जाता है। रियो घर आता है और उसे उस बुक से पता चलता है कि ये वाइल्ड बोर तो वन ऑफ द वीकेस्ट क्रीचर है इस पूरे वर्ल्ड में। जो देख के रियो काफी ज्यादा शॉक था कि भाई तो फिर पावरफुल क्या होने वाला है। और फिर वो उस बुक में देखता है कि लास्ट 2 पेज में स्पेशल एडिशन का मार्क किया गया था और वो जैसे ही लास्ट के पेज को खोलता है वहां पे पहला क्रीचर का नाम था ड्रैगन, जो कि इजीली एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था अपने पावर से। और नोट में लिखा था कि अगर तुम एक ड्रैगन से एनकाउंटर करते हो तो वहां से भाग जाओ, अगर भागने के लिए जिंदा रहे तो। जो देख के रियो फिर से थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसके अगला वाला जो क्रीचर था वो पूरी तरीके से अननोन था। इसका नाम था आकुमा, नॉट फॉलन एंजल। इसका ओरिजिन के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था और इसके नोट पे लिखा था कि तुम बस प्रे करो कि तुम्हारा एनकाउंटर इसके सामने ना हो। और ये सब चीज देख के रियो सोचता है कि ये वर्ल्ड तो कुछ ज्यादा ही ह्यूज है। बट एनीवेज अगले सुबह वो फिर से अपने खाने की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक असैसिन हॉक उसकी तरफ अटैक करता है और ये हॉक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये अपने विंड स्प्लैश से पूरे पेड़ को ही काट देता है। यह चीज़ देख के रियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसकी तरफ अपने आइस शील्ड को फेंकता है, लेकिन वो हॉक बहुत ही आसानी के साथ उसके आइस शील्ड को तोड़ दे रहा था। रियो को पता था कि वो इसको आउट रन तो नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से उसे इससे बचना ही होगा। और फिर वो उसकी तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन ये हॉक काफ़ी आसानी के साथ उनको डॉज करता है और फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ अटैक करने आता है। लेकिन तो भी रियो एक आइस ब्लॉक बना देता है और वो असैसिन हॉक सीधा वो आइसबर्ग से टकराता है और नीचे गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि असैसिन हॉक का जो एक आंख था वो पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। और फिर वो रियो की तरफ थोड़ा सा देखता है और वहां से उड़ के चला जाता है। रियो एकदम नीचे गिर जाता है और कहता है कि ये है रिलैक्स लाइफ, इससे अच्छा तो मैं पिछले जन्म में था। इस असैसिन हॉक से लड़ाई करते करते रियो
रियो अपना घर का डायरेक्शन ही भूल चुका था और ऊपर से अभी रात भी हो चुका था। वो जंगल में ही आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको एक ग्लोइंग सा लेक दिखता है। जैसे ही वो और ज़्यादा करीब जाता है वो शॉक हो जाता है अपने सामने जो भी देखता है। वो अपने सामने उस पानी के बीच में एक मिथिकल प्रिंस और उसके घोड़े को देखता है। बट सरप्राइजिंग चीज़ ये था कि ना तो घोड़े का और ना ही उस प्रिंस का सर था। और ये देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो फिर से अपने एडवेंचर में लग जाता है। वो काफ़ी सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स को मार गिराता है और धीरे धीरे उसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन वो समुद्र के नीचे जाके ऑक्टोपस को भी मारता है और धीरे धीरे करके उसका जो वाटर जेट का पावर था वो इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है कि वो एक स्टोन को भी पूरी तरीके से काट सकता था। रियो अपने इस मैजिकल इंप्रूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड सरप्राइजिंगली रियो उसी लेक के सामने जाता है और इस बार देखने नहीं बल्कि उस मिथिकल प्रिंस का मुकाबला करने। रियो ने अपने बुक में पूरी तरीके से छानबीन किया लेकिन उसे इस मिथिकल क्रीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। रियो फाइट स्टार्ट करता है लेकिन वो इस मिथिकल क्रीचर के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। रियो एकदम नीचे गिर जाता है और उसे पता था कि वो नहीं टिक पाएगा इसके सामने, लेकिन फिर भी कुछ तो फोर्स था जो कि हर रात रियो को इस एरिया में खींच के लाता था। और तभी रियो अपने सामने देखता है और उसे रियलाइज होता है कि शायद ये क्रीचर उसके साथ कुछ बातें करना चाहता है। और अगले ही मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि वो मिथिकल प्रिंस एकदम से अपने हाथ के सामने एक वाटर स्वॉर्ड को समन करता है और वो उस स्वॉर्ड को रियो को दे देता है। और रियो को वो स्वॉर्ड देने के बाद वो मिथिकल क्रीचर फिर से पानी के बीच में चला जाता है। रियो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसे अभी अपना अगला टास्क मिल चुका था और वो है इस वाटर स्वॉर्ड को मास्टर करना। और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि रियो फिर से जंगल के अंदर जाता है और इस बार उसके सामने एक और असैसिन बर्ड आता है। रियो का ध्यान उस हॉक के आंख के ऊपर जो घाव था उसके तरफ जाता है और रियो को समझ में आ गया था कि ये वही असैसिन हॉक है जिसका मुकाबला उसने पहले भी कर रखा है। लेकिन इस बार ये हॉक काफ़ी ज़्यादा डार्क था कलर में और काफ़ी जाइगेंटिक था, जिसका मतलब यही है कि ये हॉक इवॉल्व हो चुका है। रियो तैयार था इसका मुकाबला करने के लिए। रियो एकदम से 5 आइस वॉल बनाता है लेकिन ये हॉक का एक विंड स्प्लैश उन पांचों के पांचों आइस वॉल को तोड़ देता है। ये हॉक अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और सीधा रियो की तरफ अटैक करता है। रियो 10 आइस वॉल बनाता है लेकिन वो बर्ड 10 के 10 आइस वॉल को तोड़ देता है। रियो का कोई भी अटैक उस हॉक के ऊपर काम नहीं कर रहा था और तभी वो हॉक एकदम से हवा के ऊपर उड़ जाता है और एकदम से एक लाइटनिंग अटैक करता है रियो के ऊपर। रियो एकदम दूर जाके गिरता है और तभी वो हॉक एकदम से अटैक करता है रियो के ऊपर, लेकिन तभी रियो अपना वो वाटर स्वॉर्ड निकालता है और वो ऊपर रखता है जिसकी वजह से वो बर्ड एकदम दूर जाके गिरता है। लेकिन वो बर्ड फिर से रियो की तरफ अटैक करता है और इस बार रियो अपना स्वॉर्ड को उस बर्ड के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से वो जो पावरफुल हॉक था वो वहीं पे गिर जाता है। वो अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन रियो को समझ में आ चुका था कि इस बर्ड का अंत यहीं पे है। रियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो चुका था कि इस बर्ड ने इतना कुछ किया अपना गट अपना हिम्मत को प्रूव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो रियो के हाथ मारा गया। और फिर रियो अपना स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी था इस बर्ड के लिए क्योंकि इसी बर्ड के लिए रियो अपना मैजिकल पावर को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है। ये ख़त्म हुआ ही था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बहुत ही जायंट ड्रैगन नीचे आता है और वो सीधा रियो के सामने आता है। रियो एक सेकंड के लिए काफ़ी ज़्यादा डर चुका था लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि वेल ह्यूमन, काफ़ी वक्त हो चुका मैंने अपना टेलीपैथी यूज़ नहीं किया है बट चलो अच्छा है कि ये वर्क कर रहा है। रियो शॉक था कि ये ड्रैगन बात भी कर पा रहा है लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कोई इवॉल्व्ड असैसिन हॉक को यहाँ पे देखा है? और ये सुनते ही रियो कहता है कि हाँ मैंने देखा तो है और अगर वो तुम्हारे कोई मिनियंस में से है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुन के ही वो ड्रैगन कहता है कि वो इसका मतलब तुमने उसको मार दिया है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है बट द वे तुम्हारे वेस्ट में वो क्या चीज़ है? और तभी जो वहाँ पर रियो था वो अपना वेपन को सामने निकालता है और वो चीज़ देख के वो ड्रैगन कहता है कि ये वेपन तो तुम्हें वो फेरी किंग ने दिया होगा। अगर फेरी किंग ने तुम्हें ये दिया
दिया है तो ज़रूर तुमने कुछ ऐसा काम किया है उसका फेवर अर्न करने के लिए। और ये सब सुनने के बाद रियो काफ़ी कंफ्यूज था और वो कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और फिर रियो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है और फिर वो ड्रैगन कहता है कि अब वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और रियो कहता है कि थैंक यू मेरा हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है रियो। और फिर वो ड्रैगन कहता है कि मेरा नाम है लेवन। फिर मिलते हैं। रियो को ये सारा चीज़ एक मिस्ट्री जैसा लग रहा था, एक फेरी टेल जैसा लग रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो फेरी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था ये जान के कि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है। और ये चीज़ उसने लास्ट देखा था एक लड़की के पास जो कि अभी एक दूसरे दुनिया में है और इस चीज़ को हुए 10,000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? रियो का जो हिडन ट्रेट है वो है इटर्नल यूथ। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बीच के अराउंड घिरा हुआ था और उसका शिप बुरी तरीके से तबाह हो चुका था। और इसी के साथ हमें रियो को दिखाया जाता है जो उसी बीच में जाता है और उसे वो टूटा सा बोट दिखता है। जैसे ही वो करीब जाता है उसे एक बंदा दिखता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में था, मोस्ट प्रोबेबली वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन तभी उसे दूर एक और बंदा दिखता है लेकिन वो मूवमेंट कर रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था और उसके दिमाग में वही सीन चल रहा था जब तूफान की वजह से उसका पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका आंख खुलता है और वो अपने आप को रियो का घर में देखता है। वो बंदा अपने आप को उस जगह पे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक था और फिर वो बाहर निकलता है और तभी पीछे से रियो कहता है कि ओह तो तुम जाग गए हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम सर्वाइव कर गए। और तभी वो बंदा पीछे घूमता है और रियो को देखता है। वो काफ़ी शॉक होता है रियो को देखने के बाद। रियो का जो अटायर था वो देख के उसे लगता है कि रियो शायद कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान होगा, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले अपना आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है एबल और थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए। और ये सुन के हीरो कहता है कि इससे मुझे थैंक करने की कोई बात नहीं है, बट द वे सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो उस बोट में और तुम्हारे साथ जो लोग थे वो लोग जिंदा नहीं बच पाए। और ये सुन के ही एबल कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग मेरे साथ ही नहीं थे बल्कि वो लोग स्मगलर्स थे। और ये सुन के रियो कहता है कि ओ स्मगलर्स। लेकिन इससे पहले कि रियो उससे और कुछ पूछ पाता एबल के पेट से गुड़ गुड़ का आवाज़ आने लगता है। और फिर रियो कहता है कि चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं और खाते खाते ही हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर एबल रियो से पूछता है कि बट द वे तुमने कोई ढंग का कपड़ा क्यों नहीं पहना है। लेकिन तभी रियो बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे पास कोई रिसोर्सेज है नहीं जिससे मैं कपड़ा बना पाऊँ। और तभी एबल कहता है तो तुम बाजार से खरीद क्यों नहीं लेते। और ये सुन के रियो कहता है कि यहाँ पे टाउन तो छोड़ो, मार्केट छोड़ो, कोई दूसरा लोग भी नहीं रहता है। जो सुन के एबल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि उसे ही इस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा। बट एनीवेज उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियो अपना मैजिकल पावर दिखाता है और सामने ही जो एक जग था उसमें पानी डाल देता है। और रियो बताता है कि मेरे पास वाटर को कंट्रोल करने का पावर है, मैं एक वाटर मजिशियन हूँ। जो सुन के एबल कहता है कि वो सेंट्रल प्रोविंस में भी ऑलमोस्ट 50% लोग के पास मैजिकल एबिलिटीज है, भले ही मेरे पास नहीं है। लेकिन ये 50% सुन के रियो मन ही मन सोचता है कि लेकिन मुझे तो माइकल ने मतलब उस फेरी ने कहा था कि सिर्फ 20% लोगों के पास इस मैजिक को कंट्रोल करने का एबिलिटी है। बट एनीवेज उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एबल एकदम से कहता है कि रियो क्या तुम मुझे उसी स्पॉट में वापस लेके जा सकते हो, मुझे कुछ फिर से चेक करना होगा। और ये सुन के रियो कहता है कि ठीक है हम जा सकते हैं। और फिर दोनों ही उसी स्पॉट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग जंगल के बीच से जाते हैं एबल रियो से कहता है कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो मैं तुम्हें गार्ड कर लूंगा, तुम मेरे पीछे रहना रियो। और ये सुन के रियो कहता है कि उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन तभी एबल कहता है कि नहीं नहीं तुमने मेरा जान बचाया, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और कुछ भी हो उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हमेशा लोग मुझे आके सेव करे, मैं भी किसी का जान बचाना चाहता हूँ। और ये सब कहने के बाद रियो भी मान जाता है और फिर दोनों ही उस स्पॉट में पहुंच जाते हैं। एबल फिर से उस टूटे हुए शिप के अंदर जाता है और वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो चीज़ नहीं मिलता। इसी दौरान एबल और रियो के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। रियो एबल से पूछता है तो तुम आगे क्या करने वाले हो उस चीज़ के लिए। और फिर एबल बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ वापस एक मीटिंग करना होगा और उसके लिए हमें सबसे पहले तो ल्यून टाउन तक जाना होगा। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग ल्यून टाउन तक कैसे पहुंचेंगे, मेरे ख्याल से हम लोग एक्सट्रीम साउथ में है। और ये सुन के रियो कहता है कि मुझे पता तो नहीं है ल्यून टाउन किधर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें काफ़ी नॉर्थ के तरफ ट्रैक करना होगा और तभी जाके हम ल्यून टाउन पहुंचेंगे। और ये सब सुनने के बाद एबल थोड़ा सा पॉज लेता है और तभी वो पूछता है कि रियो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे।
और ये सुनते ही रियो एकदम शॉक हो जाता है और एबल बताता है कि देखो मुझे कोई क्लू नहीं है ल्यून टाउन किधर है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम एक ना एक सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। तुम मुझे गाइड कर सकते हो इस घने जंगल में से, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये काफ़ी बड़ा हेल्प होगा मेरे लिए। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और ये सुन के ही रियो थोड़ा सा पॉज लेता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर आज का दिन हम प्रिपरेशन में बिताएंगे और फिर कल ही हम लोग चले जाएंगे। और ये सुन के एबल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो अपने घर को, अपने बागीचा को देखता है और कहता है कि सच बताऊँ तो मैं काफ़ी अच्छा ही लाइफ जी रहा था यहाँ पे। बट एनीवेज फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो एबल से कहता है कि एबल अभी मुझे थोड़ा जाना होगा क्योंकि मुझे उनसे अलविदा कह के आना है, मुझे उनको बताना है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ये सुन के एबल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है लेकिन ध्यान से जाना भी, काफ़ी रात हो रहा है। एबल मन ही मन सोचता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले रियो ने कहा कि उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वो किसको अलविदा कहने जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो उसी लेक के सामने जाता है उसी मिस्टिक प्रिंस के साथ मिलने के लिए। और वहाँ पे जाके रियो बताता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं रोंडो फॉरेस्ट को कुछ दिनों के लिए लीव करने वाला हूँ, मैं ल्यून टाउन की तरफ जाऊँगा और इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा है, आपके वजह से ही मैं अभी तक इस फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आज हम दोनों के बीच में लास्ट स्पारिंग सेशन होगा, तो मैं आज नॉर्मली से भी काफ़ी हार्ड आपको फाइट देने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में ही एक स्पारिंग सेशन स्टार्ट होता है और काफ़ी देर स्पारिंग करने के बाद रियो थक जाता है और नीचे बैठ जाता है। और इसी के साथ जो मिस्टिक प्रिंस था वो फिर से लेक के बीच में चलने लगता है। रियो पीछे से काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी वो मिस्टिक प्रिंस फिर से रियो की तरफ घूमता है और वो एक वाटर बबल निकालता है और जो कि सीधा रियो के सामने जाके रुकता है और उस वाटर बबल के बीच से एक मिस्टिक आउटफिट निकलता है, जो देख के रियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो और ज़्यादा थैंकफुल होता है उस मिस्टिक प्रिंस के लिए और कहता है कि मैं इसको हमेशा अपने साथ संभाल के रखूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सुबह का सीन जहाँ पे दोनों ही तैयार हो जाते हैं ल्यून टाउन की तरफ बढ़ने के लिए। जर्नी की शुरुआत में ही वो लोग रोंडो फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे जहाँ पे उनका सबसे पहला मुकाबला एक वाइल्ड बोर से होता है, जो देखते ही एबल कहता है कि रियो तुम पीछे रहो, इसको तो मैं ही संभाल लूंगा। और फिर रैबल अपना स्वॉर्ड निकालता है और अपना कॉम्बैट स्किल को अनलॉक करता है और एक ही वार में उस वाइल्ड बोर को खत्म कर देता है, जो देख के रियो भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। और फिर एबल बताता है कि जो लोग स्वॉर्ड्समैन होते हैं उनके पास ऐसे कॉम्बैट स्किल होता है जिनकी मदद से वो लोग अपने पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। उनका जर्नी कंटिन्यू होता है और फिर वो लोग थोड़ा रेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनको कुछ लिजर्ड फोक्स दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते कि वो लोग दूसरा रास्ता लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, अचानक से रियो को कुछ फील होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे लिजर्ड फोक हमें फॉलो कर रहे हैं। एबल तुम पीछे रहो, मैं अपना मैजिक यूज करूंगा। और तभी एकदम से रियो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और 4-5 लिजर्ड फोक्स वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी और ज्यादा लिजर्ड फोक्स उनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन रियो अपने मैजिकल स्पेल से काफी आसानी के साथ हर एक लिजर्ड फोक्स को मार गिराता है। और ये देख के एबल तो शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मैजिकल स्पेल से वो 4 आइज से अटैक कर रहा था। और इन सबको मारने के बाद हमारा स्टड रियो भाई 2 ग्लास पानी को सम्मन करता है और वो एक एबल को देता है और कहता है कि पानी पी लो, हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और फिर वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जहां पे एबल तो काफी ज्यादा सरप्राइज था रियो का पावर देख के। बट एनीवेज फिर एबल रियो को एक ब्रॉन्ज कॉइन दिखाता है नाइट लेक किंगडम का, और नाइट लेक किंगडम में ही ल्यून टाउन आता है। और ये कॉइन देख के रियो तो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तभी रियो पूछता है बट द वे ये जो किंगडम का नाम बताया क्या वो सेंट्रल प्रोविंस में ही है? और ये सुन के एबल कहता है कि हाँ वो सेंट्रल प्रोविंस में ही है, और सेंट्रल प्रोविंस में और 2 नेशन भी है जिनमें से एक का नाम है देबुही एम्पायर और दूसरे का नाम है हैंडलुई फेडरेशन। और देबुही एम्पायर का नाम सुनने के बाद रियो कहता है कि ये कितना फालतू नाम है, मतलब इमेजिन करो कोई बंदा कह रहा है कि मैं देबुही से हूँ, कितना घटिया लगेगा। बट एनीवेज फिर वो लोग आगे बढ़ते अपने जर्नी में और उनके सामने अभी प्लेन लैंड्स आना चालू हो चुका था, जो व्यू था वो काफी ज्यादा ओपन अप हो चुका था। अचानक से नोटिस करते हैं कि उनके साइड में कुछ स्टोन्स थे, वो लोग मूव होने लगता है और एकदम से उनकी तरफ अटैक करता है। रियो और एबल उन दोनों से पहले बार तो बच जाते हैं, लेकिन फिर उनको रियलाइज हो जाता है कि वो लोग अभी एक रॉक गोलेम नेस्ट के बीच से गुजर रहे थे और वो लोग ने अभी पूरी तरीके से इन
दोनों को घेर लिया है। एबेल अपने कॉम्बैट स्किल को पूरी तरीके से अनलॉक करता है और उस रॉक गोलेम के ऊपर अटैक करता है। उस रॉक गोलेम के बीच से एक बड़ा सा छेद हो जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो खुद से फिर से रीग्रो हो जाता है। एबेल को पता चल गया था कि वो अपने पावर से इसको नहीं हरा सकता, और तभी रियो स्टेप इन करता है और कहता है कि एबेल अभी मैं अपना मैजिकल पावर यूज करने वाला हूं। और अगले ही सेकंड रियो एक साथ 10 आइस वॉल को समन करता है, जो कि सीधा उस गोलेम के ऊपर जाकर उसको क्रश कर देता है। ये देख के एबेल को यकीन नहीं होता कि रियो इतना ज्यादा पावरफुल है, और ऐसे ही करके रियो बाकी के जितने भी गोलेम्स थे उन सबको भी खत्म कर देता है, क्रश कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो और एबेल उस गोलेम के अराउंड जाता है, जहां पे उनको एक बहुत ही बड़ा मैजिकल स्टोन दिखता है। बेसिकली वो तभी डेवलप होता है जब एक गोलेम काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराता है। ये धीरे धीरे कलेक्ट होता रहता है। रियो को फील होता है कि इसे उसको कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ ज्यादा ही मेहनत हो जाता है उसका, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, रियो को एक जायंट हिप्पो दिखता है, और तभी वो कहता है कि क्या कहते हो, हमें इसको मारना चाहिए। लेकिन तभी एबेल कहता है कि गलती से भी मत सोचना, ये एक बेहेमोथ है, ये हमें चुटकियों में खत्म कर सकता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से काफी सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी आ रहे थे, जिनका टारगेट यही बेहेमोथ था। और ये चीज देख के रियो बताता है कि चलो अभी हमें दो मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगा, वो भी फ्रंट सीट से। और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स एकदम से उस बेहेमोथ के ऊपर अटैक करते हैं अपने वेव से। लेकिन जो बेहेमोथ था वो नीचे था, जो कि डिसएडवांटेज पोजीशन में था, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और एक ही रोड से वहां पे जितने भी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स थे उन सबको मार गिराता है। और ये देख के एबेल और रियो का तो हालत खराब हो जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे रियो और एबेल बैठे हुए थे, और रियो बताता है कि उस बेहेमोथ ने एक्चुअली में एक मैजिक नेगेशन पावर का यूज किया है, जो सुन के एबेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बताता है कि मैंने सुना था कि मैजिक नेगेशन को एज ए ट्रैप यूज किया जाता है डंजन्स के अंदर। जो सुन के रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है कि डंजन्स, यहाँ पे डंजन्स भी है। जो सुन के एबेल कहता है कि हाँ बिल्कुल, और हम जहाँ पे जा रहे हैं ल्यून टाउन, जो कि सेंट्रल प्रोविंस में एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे डंजन है। और ये सुन के रियो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसे कैसे भी करके एक डंजन को एक्सप्लोर तो करना ही था। और वो कहता है कि एबेल तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तुम याद करो, तुम और भी कुछ भूल रहे होगे जो कि तुमने अभी तक मेरे को बताया नहीं है। और फिर एबेल कहता है कि मुझे कैसे पता था कि तुम इतने एक्साइटेड होगे डंजन के लिए। और अगर मैं तुम्हें और कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं तो उस टाउन में तुम्हें ड्वार्फ और एल्फ दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। जो सुन के रियो और ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों फिर से जर्नी पे निकल जाते हैं। और तभी रियो बताता है कि सामने जो माउंटेन है, अगर हम उसको क्रॉस करेंगे तो हम ह्यूमन सेटलमेंट के काफी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। जो सुन के ही एबेल कहता है कि तुम्हें ये सब कहां से पता चला है रियो। और फिर रियो मन ही मन सोचता है कि ये सब इंफॉर्मेशन तो उसे एक्चुअली में उस ड्रैगन ने बताया था। और फिर वो कहता है कि आई गेस तुम्हें नहीं जानना चाहिए कि किसने मेरे को बताया, किस सोर्स ने मेरे को ये नॉलेज दिया है। बट एनीवेज फिर वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सर के ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर बर्ड आ जाता है, जो देख के रियो और एबेल दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बर्ड काफी ज्यादा हंग्री दिख रहा था। और तभी रियो एकदम से अपने बैग से एक मीट निकालता है और उसकी तरफ फेंक के मारता है। और एबेल भी वही चीज करता है, जो देख के वो बर्ड एकदम से उस मीट को कैच करता है और वहां से उड़ के चला जाता है। और इस चीज से रियो और एबेल दोनों ही काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं कि चलो हम तो बाल बाल बचे। चलते चलते वो दोनों काफी नॉर्थ तक पहुंच चुके थे, और जो लैंडस्केप था वो एकदम बर्फीला हो चुका था। और तभी एबेल बताता है कि आज तक उसने कभी भी इतना खतरनाक मॉन्स्टर के साथ इनकाउंटर नहीं किया है, जिसका यही मतलब है कि ये जो पहाड़ी है ये इन मॉन्स्टर को और ह्यूमन सिविलाइजेशन को अलग करके रखता है। लेकिन तभी रियो बताता है कि हम लोग काफी नॉर्थ तक आ चुके हैं, और जो वेवरिन्स थे जो कि वही बेहेमोथ के ऊपर अटैक किया था, वो सब भी नॉर्थ से ही फ्लाई करके आए थे। इसका मतलब कि शायद हम उन्हीं के टेरिटरी में आ चुके हैं। और फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनको दो वेवरिन दिखते हैं जो कि अपने शिकार को मार के खा रहे थे। तभी एबेल बताता है कि हमें इनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। हम जब इनका शिकार पे निकलते तब ऑलमोस्ट 20 एडवेंचरर्स एक साथ निकलते हैं। लेकिन तभी रियो कहता है कि लेकिन हमें मारना चाहिए, मतलब मजा आएगा। और फिर वो बताता है कि अगर ये लोग उड़ ना पाए और मैं इनको नीचे से ही स्टिक कर दूं ग्राउंड में ही, तब तो तुम आसानी से मार दोगे। तो सुन के एबेल कहता है कि हाँ, तब तो मैं आराम से इनको मार दूंगा। और ये कह के ही एकदम से रियो उनके सामने आ जाता है और अपना स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से आसमान से एकदम से स्पाइक्स आता है, जो कि उनको मिट्टी के साथ एकदम गाड़ देता है। और तभी एबेल जाके अपने कॉम्बैट स्किल से उन सभी को मार देता है। और तभी वहां पे और भी काफी सारे वेवरिन उड़ के आ रहे
रहे थे और सबके साथ एबल और रियो वही काम करते हैं और फिर उनके अंदर से जो उनका हार्ट था जो कि एक प्रीसियस मैजिकल जेम था वो भी निकाल लेते हैं और ऐसे करके वो लोग और भी काफी सारे वेवरिन को मारते हैं और फिर वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फाइनली वो लोग इस माउंटेन के टॉप में पहुंच जाते हैं और अपने सामने एक वाइड स्प्रेड लैंड को देखते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोग अपने जर्नी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसी के साथ रियो और एबल मिलके काफी सारे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद और वो लोग अभी नॉर्थ में भी काफी आगे आ चुके थे और तभी एबल बताता है कि जल्द ही वो लोग किसी ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंच जाएंगे। जो सुन के ही रियो कहता है कि कहीं हम देबुही एम्पायर तो नहीं पहुंचेंगे। जो सुन के एबल कहता है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम देबुही अभी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो और ज्यादा नॉर्थ में है। बट तुम इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो देबुही एम्पायर को? लेकिन तभी रियो कहता है कि नहीं बस मुझे नाम ही पसंद नहीं है। बट एनीवेज तभी उनको अपने सामने एक रास्ता नजर आता है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहा था और तभी एबल बताता है कि अगर हम इस रास्ते को पकड़ के वेस्ट की तरफ जाए तो शायद हम टाउन कैलाडी पहुंच जाएंगे। और ये सुन के रियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एबल कहता है कि तुम तो और ज्यादा खुश हो जाओगे जब तुम टाउन कैलाडी का फूड खाओगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक टाउन में पहुंच जाते हैं जहां जाने के बाद एबल रियो से बताता है कि तुम्हें भी यहाँ पे एक एडवेंचर गिल्ड में अपना आप को रजिस्टर कर लेना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन बनेगा और उस आइडेंटिटी की मदद से तुम किसी भी सेम स्टेट में या फिर सेम नेशन में बिना कोई एंट्री फी के अंदर घुस सकते हो और अभी तुम्हारे पास वो नहीं था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सिल्वर कॉइन भी पे किया। और ये सब सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा वियर्ड फील करता है लेकिन एबल बताता है कि एडवेंचर गिल्ड का और भी काफी ज्यादा फायदा है, तुम अपना मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल बेच के काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। और ये सब बात वो लोग कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने करी और राइस आ जाता है जो देख के रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसको फाइनली करी खाने को मिलेगा और फिर वो एकदम टूट पड़ता है उसके ऊपर और उसे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो मिनटों में खत्म कर देता है और फिर से और एक प्लेट का ऑर्डर दे देता है और वो एबल से पूछता है कि हमें लियोन टाउन में भी ऐसे ही खाना मिलेगा ना, प्लीज हाँ बताओ, प्लीज हाँ बताओ। रियो का ये खुशी देख के एबल भी काफी ज्यादा खुश होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो लोग फिर से उस टाउन को छोड़ के अपने लियोन टाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में ही रियो बताता है कि वो करी कितना बढ़िया था, मैं तो अभी भी काफी ज्यादा खुश हूँ। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई सीक्रेट है जो कि तुमने मेरे को नहीं बताया तो जल्दी से बोल दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ऐसे ही मेरे को सरप्राइज मिलता है। बट एनीवेज फिर एबल आगे बढ़ता है और फाइनली वो लोग अपने जर्नी में काफी आगे आ जाते हैं और आखिरकार वो लोग अपने सामने लियोन टाउन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था उस पहाड़ी के ऊपर से। और फिर वो लोग लियोन टाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी जो गार्ड वहां पे खड़ा था वो एबल को देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि एबल, लेकिन मैंने तो सुना था कि आप मिसिंग हो गए हो। जो सुन के एबल कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना था, मैं काफी बुरा हालत में फंस चुका था लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा जान रियो ने बचाया है, तो ऑल थैंक्स टू हिम। जो सुन के वो गार्ड भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो रियो से एकदम हैंडशेक करने लगता है और फिर वो बंदा एबल को फिर से वेलकम करता है और एबल जो रियो का एंट्री फी है उसको पे करके दोनों ही अंदर घुस जाते हैं। और टाउन के अंदर घुसते ही एबल कहता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना होगा गिल्ड में और फिर वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन का रैंक होगा वो थोड़ा ऊपर ही बढ़ जाएगा। जो सुनकर रियो कहता है कि क्या मतलब, मुझे कुछ समझा नहीं। और फिर एबल बताता है कि जब भी कोई बी या फिर उससे ऊपर वाला रैंक का बंदा किसी नए बंदे के साथ जाता है और वो सजेस्ट करता है तो उसका जो रैंक है वो एफ से स्टार्ट नहीं होता बल्कि ई या फिर डी से स्टार्ट होता है। जो सुन के रियो कहता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा रैंक बी या उससे ज्यादा है, ये तो काफी बढ़िया बात है एबल। जो सुन के एबल कहता है कि हाँ बढ़िया तो है, तुम्हारा रैंक जितना हाई होगा तुम उतने ही अच्छे और हाई लेवल के क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसका यही मतलब है कि तुम्हारा रिवॉर्ड भी उतना अच्छा होगा। बट तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही काफी ज्यादा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, बट एक साथ हम इसको नहीं बेच सकते तो फिर जो पूरा मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा, हमें धीरे धीरे इसको बेचना होगा। और फिर फाइनली वो लोग उस गिल्ड में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस गिल्ड के अंदर घुसते हैं लोग एबल को जिंदा देख के एकदम बावला हो जाते हैं। सब लोग एबल को घेर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि एबल फाइनली वापस आ चुका है और वो भी सही सलामत। और ये चीज रियो को देख के काफी अच्छा लगता है। रियो कहता है कि एबल इतना ज्यादा फेमस है, लेकिन फिर वो इस चीज में इस सेलिब्रेशन को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसका एनकाउंटर एक एल्फ के साथ होता है और तभी वो एल्फ बताती है कि तुम्हारे पास ये फेरी किंग का आउटफिट है, ये तो काफी रिमार्केबल है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, लेकिन मैं अभी थोड़ा हरी में हूँ इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन होप करती हूँ कि हम लोग फिर
तुमसे मिलेंगे। और ये कह के ही वो एल्फ वहाँ से चली जाती है और रियो एकदम शॉक था कि ये लड़की किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन तभी एबल आता है और कहता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। और फिर एबल रियो को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि इसी ने मेरा जान बचाया है। जो सुन के वहाँ पे जितने भी गिल्ड मेंबर थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग रियो को भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। और फिर फाइनली वक्त आ गया था कि रियो इस गिल्ड में अपना आप को रजिस्टर करे। और एबल कहता है कि मैं एंडोर्स करता हूं कि रियो का रैंक मिनिमम डी से स्टार्ट होना चाहिए। जो सुन के वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर आप एंडोर्स करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ का एक प्रूफ चाहिए। और ये सुनने के बाद ही जो वहाँ पे एबल था वो कहता है कि ज़रूर, और इसी बारे में मैं गिल्ड मास्टर से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों ही वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है और तभी अंदर जो गिल्ड मास्टर था वो आता है और वो आते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एबल को जिंदा देखने के बाद। लेकिन तभी जो गिल्ड मास्टर था वो कहता है कि ये बंदा कौन है। और फिर एबल बताता है कि यही एक मैजिशियन है जिसने कि मेरा जान बचाया है। जो सुन के वो गिल्ड मास्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है हग और मैं ल्यून गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ और थैंक यू एबल का जान बचाने के लिए। तो सुन के देखा था कि अरे अरे कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसे ही कर दिया मैंने। और फिर एबल हग से कहता है कि मैं रियो का रैंक अप को एंडोर्स करना चाहता हूँ। जो सुनकर हग कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रूफ चाहिए कि उसका पावर सच्ची में इतना ज़्यादा हाई है। और फिर एबल कहता है कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही शॉक हो सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जितना भी मैजिकल स्टोन कलेक्ट किया था वो सारा हग के सामने रख देता है। हग उन मैजिकल स्टोन को देखता और कहता है कि ग्रीन कलर मतलब ये एक विंड एलिमेंट है, लेकिन इतना बड़ा साइज, इसका मतलब ये सब तो सिर्फ वेवरिन से ही पॉसिबल है, वेवरिन मॉन्स्टर्स। जो सुन के एबल कहता है कि आपने बिल्कुल सही समझा, हमने वेवरिन को हंट किया है जब हम मैलेफिक माउंटेन्स में थे। जो सुन के हग एकदम शॉक हो जाता है और तभी हग कहता है कि मैलेफिक माउंटेन ये एक ऐसा जगह है जहां पे आज तक कोई भी एडवेंचरर भी करीब जाने की कोशिश नहीं करता। वहां पे जो कोई भी गया है वो जिंदा नहीं लौटा है। और तुम कह रहे हो कि तुम लोग मिलके वेवरिन को मैलेफिक माउंटेन में मारे हो, ये चीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो ये चीज एनफ था प्रूफ के लिए, मैं मान चुका हूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गेट खोल के एकदम से एबल का जो बाकी के पार्टी मेंबर्स थे वो लोग आ जाते हैं और वो लोग एबल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हक कहता है कि रियो चलो हम लोग जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो को लेके हक अपने रूम में चला आता है और फिर हक बताता है कि मुझे पता है कि एबल कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो लिटरली एक गिफ्टेड सोल्जर है, लेकिन फिर भी वो अकेला एक वेवरिन को नहीं हरा सकता। इसका यही मतलब है कि तुमने उसको हेल्प किया है और तुम्हारा पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका यही मतलब है कि तुम रैंक डी के लिए तो इजीली क्वालिफाई करते हो। और फिर वहां पे लीना आती है, लीना जो कि इस गिल्ड का एक क्लर्क है और वो सारा प्रोसेस को मेंटेन करती है एक रजिस्ट्रेशन का। और फिर वो बताती है कि चलो सबसे पहले तुम्हारा एक इंटरव्यू होने वाला है। और फिर वो एक एक करके काफी सारे क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारा पावर क्या है, तुम्हारा मैजिकल एलिमेंट क्या है, और हर एक चीज का आंसर रियो देने लगता है कि मेरा मैजिकल एलिमेंट है वाटर। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम एक डंजन को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो। और ये सुन के रियो तो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर वो बताती है कि कैसे एक डंजन का इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है हर मंथ और वो 2 दिन बाद से ही स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे एक रूकी एडवेंचरर को हर एक चीज सिखाया जाता है। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो डे आफ्टर टुमारो तुम 9 बजे आ सकते हो। जो सुन के रियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली रियो का जो क्रिस्टल रजिस्ट्रेशन था वो भी हो जाता है। और ये देख के जो हक था वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। हक बताता है कि जिस टाइम पे एबल मिसिंग था पूरा जगह पे अफरा तफरी मच गया था और मैं उस चीज को फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है रियो, थैंक यू सो मच। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो और एबल दोनों ही टाउन में बाहर निकलते हैं। एबल रियो को कंपनी करता है उसका रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए और कहता है कि उसके बाद तुम थोड़ा सा कपड़े और एक स्टाफ खरीद लेना, वो तुम्हें और ज्यादा मदद करेगा। लेकिन तभी रियो बताता है कि वो एक्चुअली में स्टाफ यूज नहीं करता मैजिकल स्पेल को कास्ट करने के लिए, वो तो बल्कि स्वॉर्ड यूज करता है। जो सुन के एबल एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने तो नहीं देखा। और फिर रियो उसको अपना स्वॉर्ड दिखाता है जो कि बेसिकली एक नाइफ था, लेकिन वो अपने पावर की मदद से उसको एक स्वॉर्ड में बदल सकता है। लेकिन एबल काफी ज्यादा सरप्राइज था ये सब चीजें सुन के और जान के। लेकिन तभी रियो कहता है कि एबल मुझे तुमसे कुछ फंडामेंटल चीजें पूछना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपना शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं और रियो मनी मन बताता है कि एबल ने बताया कि यहाँ पे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन और एक मंथ में 30 डेज। ये चीज पूरी तरीके से अर्थ जैसा ही है। इसका मतलब ये है कि अर्थ से यहाँ पे पहले भी कोई ना कोई तो रीइंकार्नेट जरूर से हुआ होगा। लेकिन तभी वहां पे एबल आता है और कहता है कि चलो हमें एक और स्पॉट में भी जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एबल रियो को लेके जा
जाता है अपने गिल्ड में जहाँ पे एक भयंकर लेवल का पार्टी चल रहा था और सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। रियो तो कुछ ज़्यादा ही फन करता है और कुछ ज़्यादा ही पी लेता है और फिर नीना रियो को उसके स्टे तक गाइड करती है और जैसे ही वो रूम को नॉक करती है और जो बंदे थे वो रूम को खोलते हैं वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं मिस नीना को वहाँ पे देख के। लेकिन तभी नीना बताती है कि इसका नाम है रियो और ये यहीं पे रूम नंबर 15 में तुम लोगों के साथ रहने वाला है। जो सुन के वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वेलकम वेलकम रियो, मेरा नाम है नील्स और मेरा दोस्त का नाम है ईतो और तुम्हारा हार्दिक स्वागत है हमारे रूम में। और फिर नीना वहाँ से चली जाती है और फिर नील्स कहता है कि कितनी ज़्यादा सुंदर है नीना। लेकिन तभी ये तो कहता है कि अपने औकात में रह भाई, वो तेरे लीग से बहुत बाहर है। लेकिन तभी वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि दरवाज़ा में एक और बार नॉक होता है और दरवाज़ा में फिर से नीना खड़ी थी और नीना बताती है कि एक नया मेंबर फिर से रजिस्ट्रेशन किया है गिल्ड में। और फिर वो नया बंदा आता है जिसका नाम था अमोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग था, वो सिर्फ 16 साल का था और वो कहता है कि उसका मम्मी पापा दोनों का ही मौत हो चुका है जिसकी वजह से वो गिल्ड में आया है ताकि वो अपना लिविंग कर पाए। और ये सुन के वो तीनों ही फिर से उसको भी वेलकम करते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे रहते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है एबेल की जो दोस्त थी लिन, वो एकदम भड़क जाती है एबेल के ऊपर और कहती है कि तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो, आइस वॉल कभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। आइस वॉल एक थिन शीट होता है आइस का जो कि विवरिन लोग आराम से तोड़ सकते हैं। जो मैजिक है वो सिर्फ कॉन्ज्योर कर सकते हो और वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही हो सकता है, तुम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी एबेल कहता है कि लेकिन उसने वही किया था, रियो के पास ये एबिलिटी है। लिन बताती है कि ऊपर से विवरिन के पास एक ऐसा विंड बैरियर है जो कि मैजिक को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और तुम बता रहे हो कि रियो ने ये सब अपने मैजिकल स्पेल से किया है। और ये सब सुन के एबेल कहता है कि देखो मुझे पता है कि ये सारा चीज़ जो तुम कह रहे हो वो सब फैक्चुअल है, लेकिन रियो ने सच्ची में ये किया है। और ये सुन के एक दूसरी मेंबर बताती है कि अगर ये सारा चीज़ सच है तो उसका पावर उस फेमस इन्फर्नो मजिशियन जैसा ही है। जो सुनने के बाद एबेल कहता है कि वही फेमस इन्फर्नो मजिशियन ना, जो अपने स्पेल से एक विवरिन को ऐश में बदल सकता है, अपने एक चुटकी से पूरा सिटी को तबाह कर सकता है। ये सारा चीज़ हमने रूमर्स में सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियो उतना भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो बताती है कि जो भी हो, लेकिन रियो हमारे लिए एक इनक्रेडिबल फाइंड है, हमें उसे संभाल के रखना होगा क्योंकि अगर वो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। लेकिन तभी एबेल बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो हमारे अगेंस्ट में नहीं होने वाला है और उसका एक सॉलिड रीज़न है मेरे पास, क्योंकि जो दूसरा एम्पायर है उसका नाम है देवुही एम्पायर। और ये सुनने के बाद जो बाकी मेंबर्स वो कहते हैं कि है नाम में क्या रखा है। बट एनीवेज फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो अपने रूममेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हंसता है, काफ़ी ज़्यादा खेलता है और वो काफ़ी मौज मस्ती करता है। एनीवेज आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते अगले एपिसोड में अगले एडवेंचर्स के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।